Hi everyone, this is Shadanya Reddy Kumbam from Warangal. నేను వెన్సర్ యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో నా ఎండి పర్స్యూ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కరికులం వచ్చేసి యూఎస్ బేస్డ్ కరికులం విచ్ హెల్ప్స్ యూ టు ప్రిపేర్ ఫర్ USMLE, PLAB as well as MCI. The reason why I chose this university is to complete my PG with no hassles. Thank you so much Windsor University for giving me this opportunity. हेलो, मेरा नाम दिव्यांश है और मैंने इस बार नीट 2024 में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। तो जैसे अगर मैं आपको बेसिक मेरे बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूं तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा गांव दगड़ोली है और मैं 2022 में मैंने कोटा में एलियन करियर इंस्टीट्यूट में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने 11th और 12th में कोचिंग की है और बाकी 10th तक मैं हरियाणा में ही अपनी बेसिक स्कूलिंग की थी। तो 11th और 12th में जैसे मैंने कोटा से आके तैयारी की तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन बीच में थोड़ा मैं बीमार हो गया था 12th की एट द मिड पॉइंट ऑफ 12th। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, मैं 2.5-3 महीने बीमार रहा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो पोर्शन पीछे बैकलॉग बनता था उसको धीरे धीरे कवर किया और फिर फाइनली नीट का पेपर दिया और उसमें परफेक्ट स्कोर किया। तो अगर मैं आपको बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में और मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं तो जैसे मैं तैयारी करता था तो उस टाइम तो मेन फोकस तो मेरा लेक्चर्स पे था कि जो टीचर पढ़ा रहा था उसे अच्छे से पढ़ना था, क्योंकि जो 10th से बच्चे 11th में आते हैं तो पढ़ाई में काफी चेंज होता है, कई नए टॉपिक आते हैं और वो मतलब बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो फिर 11th में तो जैसे टॉपिक्स काफी नए और चेंज होते हैं तो 11th पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया कि 11th वाला अगर टॉपिक एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके बाद में चीजें धीरे धीरे स्मूथ चलने लगेंगी। तो उस चीज पे फोकस किया, फिर धीरे जैसे 12th भी कंप्लीट हुई, साथ में बोर्ड के एग्जाम भी दिए थे। और लेकिन अगर मैं आपको बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं, जैसे फिजिक्स तैयारी करते थे तो 11th में स्टार्टिंग में तो जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स होती है, डायनेमिक्स मैकेनिक्स होती है, तो उसमें तो बेसिक ये था सब जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए उतने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और लेकिन उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के 3 पार्ट आते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 11th में फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिक्स जैसी होती है कि मतलब फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब बात बन जाती है, आसानी से सवाल हो जाते हैं और नीट के क्वेश्चन जो पेपर का पैटर्न है वो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं पूछे जाता। और इनऑर्गेनिक में तो ऐसा है कि मतलब एनसीईआरटी पढ़नी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक तो थ्योरी से भी सवाल आते हैं और एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट्स और एक्सेप्शंस तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक नोमेनक्लेचर और हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। लेकिन जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th की होती है तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा चैप्टर है और मतलब कंटेंट भी काफी ज्यादा है, तो उसे याद करने का टाइम चाहिए, लेकिन मल्टीपल टाइम जब आप रिविजन करते हैं तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाती है एट द एंड तक। और मतलब बायोलॉजी के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि इस बार का फिलहाल का जो पेपर का पैटर्न चल रहा है उसमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। एनसीईआरटी से मतलब अप्रोक्स अभी तो सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, लेकिन 11th और 12th की एनसीईआरटी की बात करें तो 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर 12th वाली सारी ज्यादा है तो उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिससे सवाल नीट में ना पूछा जाता हो, हर चैप्टर से सवाल पूछते हैं और मतलब हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। बायो के लिए तो मेरा यही सजेशन है कि आप हर चीज को पढ़े और बारीकी से और अच्छे से पढ़े, उससे फिर आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। लेकिन बायो के बाद अगर फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊं तो जैसे जब फिजिक्स में करता था तो 11th की फिजिक्स में तो जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो ठीक है, लेकिन 12th की फिजिक्स में जो इलेक्ट्रो वाले चैप्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिलहाल के लिए। तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस तो साथ में है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ पाए तो वो काफी बढ़िया है। और जैसे जो मॉडर्न फिजिक्स आती है उसमें भी एनसीईआरटी की थ्योरी से कभी कभी सवाल आ जाते हैं, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और बाकी केमिस्ट्री का तो मैं बता ही चुका हूँ, बेसिक वही है, लेकिन जैसे नोट्स होते हैं तो नोट्स को तो बिल्कुल अच्छे से करें और फिर एनसीईआरटी भी 2 से 3 बार रीडिंग करें, फिर उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ठीक हो जाएगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ। और उसके बाद में अगर मैं आपको बेसिक 2 साल का जो मेरा डेली रूटीन के बारे में बताऊं तो मेरी क्लासेस शाम को लगती थी, 2 बजे 8:30 तक मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद में मैं 9:30 बजे करीबन पढ़ने बैठता था रात को, तो रात को 12 से 12:30 बजे तक के बीच में पढ़ता। उसके बाद में सुबह 8-8:30 बजे उठ के एक बार फिर से 2-2.5 घंटे पढ़ने की ट्राई करता था। तो इसमें फिर मेरे जो क्लास में पढ़ाते वो भी रिवाइज हो जाता और थोड़ा बहुत मैं बैक पोर्शन भी कंप्लीट कर पाता था। लेकिन जिससे कई बार ऐसा कि हर बार ये चीज पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी मूड ऐसे पढ़ने का नहीं भी करता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा सो लेते या फिर कम पढ़ते, और कभी कभी जो पढ़ाई की ज्यादा मन होता तो घंटे ज्यादा भी कर लेते थे। तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता था, लेकिन मतलब एक हफ्ते का मेन एवरेज तो लेके चलता था कि एवरेज से इतने पढ़ाई करनी है। और उसके बाद में एग्जाम में भी जैसे यहाँ पे तो कोचिंग्स में तो जैसे पेपर आते हैं हर 21 दिन के इंटरवल के बाद,
तो पेपर में जैसे पहले तो आदत हो जाती है कि ऐसा पेपर आएगा तो क्या करना है। तो मेरा भी एक बेसिक रूटीन था, पेपर को अटेम्प्ट करने का पैटर्न था। पेपर से पहले वाले दिन में पढ़ाई ज्यादा नहीं करता था, और जो पेपर का पैटर्न था वो भी 2 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करता था। पहले राउंड में आसान सवाल करता, फिर दूसरे राउंड में जो मुश्किल सवाल बचाते उन्हें करता था। तो ये तो बेसिक बेसिक पेपर का आइडिया हो गया। इसके बाद में अगर मैं नीट की बात करें, जैसे जो बीच में जब आप 12th में होते हो, नीट के पेपर की तैयारी करते हैं, तो बीच में बोर्ड के भी एग्जाम आते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी। जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं, उसके बाद में बोर्ड के एग्जाम भी। तो उस टाइम थोड़ा प्रिपरेशन पे थोड़ा स्टॉप लग गया था, मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। लेकिन उसके बाद में फिर जो 40 दिन बचे थे बोर्ड के एग्जाम के बाद और नीट के पेपर से पहले, तो उसमें मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी। उसमें मैं सुबह जल्दी उठता था और मतलब 3-3 घंटे के ऐसे 4 सेट बना के बैठता था कि 3-3 घंटे ऐसे 4 बार पढ़ेंगे। और उससे ये था जैसे नीट का पेपर भी 3 घंटे का होता है, तो उससे ऐसा थोड़ा सिटिंग कैपेसिटी बन जाती है। और ऐसा मतलब हर बार जैसे पढ़ता 2 से 5:30 के बीच में जब पढ़ता, तो उससे आदत हो गई कि पेपर में ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ नया हो गया है, मतलब और कि ऐसा नींद आ रही है, थोड़ा लेजीनेस और ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद में ऐसा था जैसे पढ़ाई तो साथ साथ करते रहते, लेकिन मेरा फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट था। और मैं घर वालों के साथ रहता तो मम्मी भी थी, छोटा भाई भी था, तो छोटे भाई के साथ भी ऐसे मजाक चलता रहता था। कभी कभी ऐसे छोटे भाई और मैं भी खेलते रहते थे। लेकिन वो साथ में जैसे फुटबॉल भी शाम को खेलने आधे से 1 घंटे में खेल लेता था, पेपर के टाइम वाले बीच में भी। और उसके बाद में जैसे जो पेपर मेन नीट का पेपर था, उससे पहले मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, मतलब। लेकिन ऐसा तो थोड़ा मैं काम रहने की सोच रहा था कि पेपर तो आसान आता है हर बार की तरह, लेकिन अगर हम पैनिक नहीं होंगे तो पेपर में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये सोच के गया था मैं। और इसलिए पेपर से पहले पढ़ाई नहीं की, और पेपर वाले दिन भी ज्यादा कोई बर्डन नहीं था मेरे ऊपर, कोई स्कोर करने का प्रेशर नहीं लिया। और फिर पेपर को अटेम्प्ट करने का बेसिक रूटीन वही था कि 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है, वैसा ही किया, और मतलब फिर परफेक्ट स्कोर बना रहा है। अगर मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग कुछ टिप्स देना चाहूँ तो पहले सबसे पहले तो यही है कि मतलब पेपर जितना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप काम रह के पेपर को करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा जो रिविजन, मतलब जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाएंगे उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जैसे मैं तो कोचिंग में था, लेकिन जो बच्चे कुछ बच्चे कोचिंग नहीं भी ले पा रहे हैं, तो क्योंकि आज के नीट के पेपर तो परफेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा है, अगर आप ऐसे वीडियो लेक्चर देख पाए या फिर स्कूल में भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ पाए, तो भी आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। और मतलब तीसरी तो ये है कि इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं, बिल्कुल इसमें ये चीज जरूरी नहीं है कि आप बस पढ़ते रहें, 12-12 14-14 घंटे पढ़े। आप दोस्तों को भी टाइम दे सकते हैं, परिवार को भी टाइम दे सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अगर आप परफेक्टली चीजें मेंटेन करेंगे तो सारी चीजें आसानी से हो जाएगा। और मतलब 2 साल का सफर है, कुछ ना कुछ नया सीखना ही है। लेकिन आजकल के टाइम में जैसे सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जैसे हमारे भी मोबाइल का ऑफलाइन क्लासेस में तो ज्यादा यूज नहीं होता, और मेरे पास तो छोटा वाला ही मोबाइल था। लेकिन जब कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मम्मी जैसे मेरे साथ रहती थी, उनका मोबाइल यूज करता। और सोशल मीडिया पे तो जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट नहीं था, उस चीज को तो अवॉइड रहा। जैसे मैं क्लासेस में जाता तो उस टाइम पे जैसे बच्चों को देखता था, तो काफी बच्चे जैसे मोबाइल में क्लासेस के बीच में मोबाइल में गेम खेलते रहते, अदर सोशल मीडिया पे लगे रहते थे। तो उस चीज से अपने आप को ऐसे दूर रखें तो मतलब फिर काफी बेनिफिट होगा आगे, जगह आपको अच्छे टाइम मिल पाएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि इसलिए पे ज्यादा हो रहा है। और बाकी टाइम मैनेजमेंट पे अगर बात करूं तो जैसे मैं पेपर थोड़ा जल्दी करता था। और जैसे पढ़ने की भी स्ट्रेटेजी थी, जैसे एक बार मान लो मैंने कोई चीज पढ़ी, उसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो जल्दी टाइम में हो जाएगा। अगर आप एक एग्जांपल देखो तो मान लो एनसीईआरटी का कोई चैप्टर है बायोलॉजी का, तो शुरुआत में पढ़ने में टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लगेंगे शुरुआत में। लेकिन जब आप फिर से उसको पढ़ोगे तो आप आधे घंटे 40 मिनट में इसे कवर कर सकते हैं। तो ऐसे जब 2-3 बार पढ़ने के बाद में फिर ऐसा वो एनसीईआरटी का चैप्टर ही शॉर्ट नोट की तरह बन जाता है आपका। आप 15-20 मिनट में उसको कवर कर पाएंगे अगर आपको सब कुछ याद है तो। और जैसे टाइम मैनेजमेंट ये हो गया, और जैसे आप बार बार तैयारी करेंगे तो आपका मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी आप सवाल करने लगते हैं, तो पेपर में इस चीज से काफी बेनिफिट मिलता है। जैसे पेपर में मैं जनरली 40 मिनट पहले या आधे घंटे पहले पेपर को कंप्लीट कर लेता था, तो इससे फायदा ये मिलता अगर 1-2 सवाल मैं नहीं कर पाता तो उसमें डिराइव करने का भी टाइम मिलता, सोचने का भी टाइम मिलता, दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करने का भी टाइम मिलता। तो कभी पेपर में से पैनिक नहीं होते हैं। तो मेन तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करिए, शुरुआत से अगर आपकी स्पीड ठीक रहेगी तो आप पेपर को काफी अच्छे से कर पाएंगे। और सोशल मीडिया से तो दूर रहना ही है। और अगर फिर भी आपको थोड़ी बेसिक फिजिक्स के बारे में और मैं बताना चाहूँ तो फिजिक्स में चैप्टर तो कर देते, लेकिन कई मतलब अगर थोड़े बहुत आप मुश्किल सवाल जैसे जेईई मेंस के सवाल थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ मेहनत की, उससे ये एडवांटेज मिलता है कि कुछ सवाल अगर मुश्किल आ जाते हैं तो हम पैनिक नहीं होते, क्योंकि मतलब जेईई मेंस के जो सवाल वो काफी कई बार नीट में पूछे जाते हैं सेक्शन बी में, तो वो थोड़े बहुत कर सकते हैं। बाकी जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस तो इस पेपर में बहुत ज्यादा है। 3-4 सालों से पिछले बार पेपर का रूटीन सेम है कि मतलब 180 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होते हैं।
180 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और फिर पीवाईक्यू तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पीवाईक्यू का सेम टू सेम सवाल पूछा जाता है पेपर में। इस बार भी वैसा हुआ था। तो ऐसा कोई पेपर ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको बेसिक ये ध्यान रखना है कि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कर पाए। पीवाईक्यू तो पिछले 4-5 सालों के पेपर आप अगर लगा लेंगे तो वो भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने टीचर्स पर पूरा भरोसा करें, नोट्स अच्छे से कंप्लीट करें, और बाकी जो भी जिस भी स्टडी मटेरियल का प्रेफर करते हैं उस पर अच्छे से पढ़ें। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।